आज से 28 जुलाई तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कश्मीर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में करेंगे शिरकत। पीएम मोदी ने की मन की बात, टोक्यो ओलंपिक की चर्चा के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत। कहा, देश के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाना जरूरी है। रामनगरी अयोध्या के दौरे पर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ, मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण, रामलला के भी किए दर्शन। लखनऊ में अखिलेश यादव की ब्राह्मण नेताओं के साथ बैठक, पार्टी ने 5 ब्राह्मण नेताओं की कमेटी बनाई, बंद कमरे में बैठक कर बनी रणनीति। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बड़ा हादसा, सांगला घाटी में पुल टूटने से दिल्ली एनसीआर के 9 पर्यटकों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। हिमाचल के किन्नौर में एक बड़ा हादसा हो गया है। सांगला घाटी में पुल टूटने से दिल्ली एनसीआर के 9 पर्यटकों की दर्दनाक मौत हुई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से 28 जुलाई तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे पर हैं और राष्ट्रपति 27 जुलाई को कश्मीर विश्वविद्यालय के 19वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे और समारोह में संबोधित भी करेंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर रहे और इस दौरान सीएम योगी ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया है। मेडिकल कॉलेज से ही सीएम ने मीडिया से बात की है और इसके बाद सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी में रामलला के दर्शन भी किए हैं और साथ ही महंत नृत्य गोपाल दास से भी मुलाकात की है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मेरठ पहुंचे, जहां केशव प्रसाद मौर्य ने मेरठ स्थित सर्किट हाउस से मंडल के जिलों के लिए 1203 करोड़ की 380 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इस दौरान मेरठ प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा बीजेपी पदाधिकारी भी मौजूद रहे और इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी की 24 करोड़ की जनसंख्या विकास की गंगा में डुबकी लगा रही है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा है। विधानसभा में 2022 में भी हम 300 से अधिक सीटें जीतेंगे। सपा, बसपा, कांग्रेस और सारे विरोधी दल एक हो जाएंगे, तब भी 100 में से 60% हमारा है, 40% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। या अंदर की बात, इस बार यदुवंशी और रविदास वंशी भी हमारे साथ। वाराणसी में गोरखपुर से बीजेपी सांसद ने विपक्ष पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि संसद के मानसून सत्र में लगातार विपक्षी पार्टियों की ओर से अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है और इस तरह के अवरोध लाकर न सिर्फ संसद का अपमान किया जा रहा है बल्कि देश के आम नागरिकों का पैसा बर्बाद करने के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने से पीछे भाग रहा है। दरअसल रवि किशन कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए 3 दिवसीय प्रवास पर वाराणसी पहुंचे। सर्किट हाउस में पहुंचते ही उनके प्रशंसकों में सेल्फी लेने की होड़ सी मच गई, जिसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आते ही लोगों को ब्राह्मणों की याद आने लगी है और इससे पहले ये लोग सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए राजनीति करते थे। और राहुल गांधी के आम वाले बयान को लेकर भी बताया कि गांधी परिवार शुरू से उत्तर प्रदेश की राजनीति करती आ रही है और अब दक्षिण के आम को अपना पसंदीदा आम बता रहे हैं। ये बयान देश को विभाजित करने वाला है। देखो, ये उन लोगों को सोचना चाहिए कि देश उनको कभी माफ़ नहीं करेगा। देश की जनता का पैसा है, हज़ारों करोड़ रुपया खर्च होता, सत्र चलता, कुछ अहम बिल थे, 31 बिल थे, मेरे प्राइवेट बिल थे, जनसंख्या कानून नियंत्रण बिल था, मंदबुद्धि के बच्चों के संरक्षण का बिल था, कलाकारों के लिए बिल था, लेकिन ये लोग चलने नहीं दे रहे हैं और देश उनको कभी माफ़ नहीं करेगा। ये बहुत ही गलत है। ये आपको अगर कोई भी समस्या है, आपको किसी भी बात पे बात करना, उसके लिए वहाँ पर अध्यक्ष महोदय का पटल है, आप वहाँ बातचीत करिए
वार्तालाप करें, अपने सवाल जवाब, सरकार जवाब देने तैयार है, लेकिन सदन नहीं चलने देना ये तो बहुत, ये देश की जनता का अपमान है, देश की जनता के पैसों का अपमान है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण नेताओं के साथ अखिलेश यादव ने बैठक की और बंद कमरे में सपा के प्रभावी ब्राह्मण नेताओं के साथ रणनीति बनाई गई और ब्राह्मण समाज पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर बैठक में चर्चा की गई। पार्टी के 5 ब्राह्मण नेताओं की कमेटी बनाई गई है, जिसमें माला प्रसाद पांडे, मनोज पांडे, अभिषेक मिश्रा, सनातन पांडे और पवन पांडे शामिल हैं। सीएम उद्धव ठाकरे एक बार फिर बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए चिपलुन पहुंचे और जहां उन्होंने बाजार में दुकानदार और व्यापारियों से बातचीत की है और उनकी समस्याओं को जाना है। इसके अलावा सीएम उद्धव ठाकरे ने बाजार का दौरा भी किया और साथ ही चिपलुन के होटल अभिषेक में समीक्षा बैठक भी की। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा है कि रायगढ़ जिले के तलई गांव के पतन के लिए एक वैज्ञानिक अध्ययन और योजना बनाना आवश्यक है। राज्य सरकार मालिन में अस्थायी नागरिकों का पुनर्वास उसी तरह करेगी जैसे उन्होंने किया था। मुझे नहीं पता था कि पश्चिमी घाट के लिए गाडगिल समिति की रिपोर्ट को क्यों स्वीकार नहीं किया गया, जबकि राज्य में पेगासस का उपयोग करके फोन टैपिंग या पढ़ने के मामले हैं और इस संबंध में विशेष कार्य किया जा रहा है। वलसे पाटिल ने कहा कि इस बीच दिलीप वलसे पाटिल अंबेगांव इलाके के हालात का जायजा लेंगे। फोन टैपिंग मामले में शिवसेना पूरी तरह से आक्रामक हो गई है और एक के बाद एक बयान देकर संजय राउत केंद्र पर सीधा हमला बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिवसेना प्रवक्ता और सांसद संजय राउत ने कहा कि राजनीति में जासूसी करना कोई नई बात नहीं है। साथ ही गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पैसा किसने दिया और ये पैसा किसके खाते में गया, इसकी जांच होनी चाहिए। राजनीति में जासूसी करना ये कोई नई बात नहीं है। पूरे विश्व में इस प्रकार की जासूसी होती आई है, लेकिन हमारे देश में अगर इस प्रकार से कोई जासूसी कर रहा है तो उसका कारण ढूंढना पड़ेगा। पेगासस का जो जासूसी का जो खर्चा आया है अब तक का 300 लोगों का, वो आपको मालूम है कितना है? लगभग 350 करोड़। ये 350 करोड़ किसके अकाउंट से गए? उसका फाइनेंशियल कंट्रोलर कौन है जिसने पेगासस को भुगतान किया है? दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में आर्य समाज मंदिर में प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शिरकत की और इस कार्यक्रम में उनके साथ स्थानीय निगम पार्षद सीमा भूपेंद्र मलिक, जिला प्रभारी राजन तिवारी के अलावा तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे और प्रधानमंत्री की मन की बात को बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया। नमस्कार। आज हमने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो मन की बात कही गई वो हमने अपनी माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी के साथ सुनी। बहुत आनंद आया, पहली बार उनसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने 4 इमली स्थित अपने निवास से दमोह के लिए अत्याधुनिक सर्व विधायक युक्त मोबाइल वैक्सीनेशन रथ को रवाना किया और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि देश और प्रदेश में लोगों में वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता आई है और इस मौके पर कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सबसे पहले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने संपूर्ण भारत के अंदर हर आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराई। उसके कारण से आज पूरे देश के अंदर वैक्सीनेशन के प्रति जो जागरूकता लोगों के मन के अंदर आई है, ये हम सब लोगों के लिए, पूरे देश के लिए गौरव की बात है।
जिस फॉर्मूले से बीएसपी ने 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, उसी फॉर्मूले को लेकर बीएसपी मिशन 2022 फतह करने की तैयारी में जुट गई है और इसी को लेकर बीएसपी नेता और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा यूपी के दौरे पर निकल पड़े हैं और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के माध्यम से ब्राह्मणों को एकजुट करने की कोशिश लगातार जारी है। सतीश चंद्र मिश्रा ने आलापुर विधानसभा के विसुनपुर बजहदहा में एक महाविद्यालय में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया, जिसके माध्यम से ब्राह्मणों को सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले की याद दिलाते हुए एकजुट होने का आह्वान किया और इस दौरान उन्होंने 13-23 के फॉर्मूले का जिक्र भी किया है। साथ ही मौजूदा सरकार में ब्राह्मणों और दलितों पर हो रहे उत्पीड़न का भी जिक्र किया और आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होने की अपील लोगों से की। खबर का उत्तराखंड कांग्रेस की नई कार्यकारिणी नए प्रदेश अध्यक्ष के नियुक्त होने के साथ ही तैयार हो गई है, लेकिन प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कांग्रेस के कार्यकारिणी पर सवाल न खड़े करने की बात करते हुए हरीश रावत के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने हरीश रावत पर तीखे हमले करते हुए कहा है कि हरीश रावत के साथ आज कांग्रेस में कोई भी खड़ा नहीं है, हाँ सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष उनके जरूर बन गए हैं। हरीश रावत ने ऐसे व्यक्तियों को किनारे करना शुरू कर दिया था जो उनके लिए थोड़ा भी चुनौती बन सकता था और इसके लिए उन्होंने अपने केंद्र के रिश्तों का भी फायदा उठाया। मैं क्योंकि प्रीतम सिंह जी कभी बड़े नज़दीकी लोगों में से थे, हरीश रावत जी के, रंजीत रावत जी भी कभी बहुत नज़दीकी लोगों में से थे हरीश रावत जी के। आज मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस में हरीश रावत जी के साथ बहुत सारे लोग नहीं हैं। वो ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष उनके साथ जुड़ गए हों या कोई दूसरे उनके साथ जुड़ गए हों, लेकिन आज हरीश रावत जी ने कभी, मैं ये बात मैं आपकी सहमत हूँ, क्योंकि जब हम कांग्रेस में रहे तो उन्होंने हर उस व्यक्ति को जो थोड़ा सा भी उनके लिए चुनौती बन सकता था, ऐसे व्यक्तियों को उन्होंने किनारे करना शुरू किया। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज हापुड़ के ब्रजघाट पहुंचे और विधि विधान के साथ अपने बड़े भाई नरेंद्र सिसोदिया की अस्थियां गंगा में विसर्जित की। पीलीभीत में एम्बुलेंस कर्मचारियों ने समायोजन समेत कई मांगों को लेकर जिला अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही लखनऊ में प्रस्तावित धरना प्रदर्शन के जरिए 8 कर्मचारी रवाना किए गए हैं उसके लिए और प्रदर्शन के बाद सीएमओ कार्यालय पर एक ज्ञापन भी दिया गया। ज्ञापन में ये कहा गया है कि कर्मचारियों को ठेकेदारी प्रथा से मुक्त किया जाए, कोरोना काल में जान गंवाने वाले बीमा का भी भुगतान दिया जाए। और मैं लगभग 9 साल से 108, 102 और एलएस एम्बुलेंस में मतलब एलएस एम्बुलेंस में कार्य कर रहा हूँ इस समय और 9 साल हो गई मुझे काम करते हुए। अब ऐसा हुआ है कि जो जीबीके कंपनी पहले इसको चला रही थी एम्बुलेंस को, अब इसे ठेका दूसरी कंपनी पर हो गया है। तो जो दूसरी कंपनी है, ये जो 9 साल से कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो इन कंपनियों को कंपनी इन कर्मचारियों को निकाल रही है। इन कर्मचारियों को निकाल कर नई भर्ती कर रही है और 20,000 रुपये लगभग ले रही है ड्यूटी के नाम पर और ट्रेनिंग के नाम पर अवैध वसूली कर रही है। बहादुरगढ़ के छुड़ानी गांव में ड्रेन टूटने से करीब 500 एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। मामले में झज्जर के डीसी श्याम लाल पुनिया ने ड्रेन की सफाई का रिकॉर्ड तलब किया है। अधिकारियों ने ड्रेन की सफाई के नाम पर कितने रुपए के एस्टीमेट पास करवाए हैं, टेंडर के बावजूद ड्रेन की सफाई क्यों नहीं हुई और ड्रेन की लेवलिंग और साथ ही कार्रवाई करवाई गई थी, लेकिन जैसे सवालों के जवाब मांगे गए हैं और डीसी श्यामलाल पुनिया ने जलभराव से बर्बाद हुई फसल का भी मुआयना किया है और उन्होंने बताया कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों से रिपोर्ट मंगवाई जाएगी और जांच की जाएगी कि कितने रुपए के एस्टीमेट ड्रेन की सफाई के नाम पर पास करवाए गए हैं। तो वहीं मानसून से पहले ड्रेन की पूरी तरह से सफाई क्यों नहीं की गई। भी ड्रेन है, इसमें रोहतक से लेके और आगे जहाँ सीबी ड्रेन में ये कनेक्ट कर रहा है, तो वहाँ तक का इसका लेवल मेरे ख्याल से काफ़ी समय हो गया इसका जांच हुई। इसका लेवल करवा के और जो इसमें सफाई का काम जहाँ जहाँ भी अधूरा है उसको प्रायोरिटी पे करवाने की हम कोशिश करेंगे। पहली चीज़ जो
गाड़ी के पास में जो ब्रीच हुआ है उसकी वजह से लगभग 400-500 एकड़ ज़मीन जलमग्न। इसमें भी जो भी प्रोविजन है सरकारी जो रूलिंग है उसके हिसाब से जो भी किसानों की मदद हो पाएगी उसके लिए। आगे बढ़ते हुए खबर गोंडा से है, जहां कई बैराजों से पानी छोड़े जाने से नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 11 सेंटीमीटर ऊपर हो गया है। घाघरा नदी के किनारे बसे गांव में पानी भरना शुरू हो गया है और लोगों के सामने जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया है। घाघरा की बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए 2 तटबंध बनाए गए थे। पिछले साल दोनों तटबंध कट गए थे और दोनों की मरम्मत का जो काम है वो चल रहा है, जिसकी निगरानी के लिए गोंडा में कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम बनाया गया है और वहां पर सीसीटीवी की लाइव फुटेज के जरिए तटबंध पर होने वाले कार्य की निगरानी की जा रही है, जिसके बाद भी सिंचाई विभाग के बाढ़ खंड के अधिकारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और लगातार उनकी लापरवाहियों का दौर जारी है, जिससे मानसून आने के बाद भी अभी कार्य पूरा नहीं किया जा सका है। खंड के द्वारा कुछ लापरवाही की गई। शुरुआती दौर में जितनी तेजी से कार्य इनको करना था उस समय ये कार्य पूरा नहीं कर पाए। इसमें लगातार उच्चाधिकारियों के स्तर से भी और मेरे स्तर से भी निरीक्षण करके और उनको तेजी से कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कार्य पूरे भी किए हैं, लेकिन अभी भी कुछ कार्य शेष हैं और इसके संबंध में उनको कड़े निर्देश। खबर यूपी के औरैया से है, जहां महिला चिकित्सक ने सीएमएस समेत 4 अन्य कर्मियों पर अश्लील वीडियो और मैसेज भेजने का आरोप लगाया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने सीएमएस डॉक्टर प्रमोद कटियार समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जिला चिकित्सालय के एक महिला डॉक्टर के द्वारा कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उन्होंने अपने साथी डॉक्टर और कुछ साथियों पर अश्लील कमेंट्स पास करने और बदतमीजी का आरोप लगाया है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। दिल्ली की अंबेडकर नगर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार आरोपी पर आरोप है कि उसने पूर्व राज्यसभा सांसद के परिवार के एक सदस्य से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों के पास से 1,40,000 की नकदी बरामद की गई है, साथ ही एक हैंडबैग और एक बाइक भी बरामद हुई है। गिरफ्तार आरोपी आपको बता दें ठक-ठक गैंग के बताए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए खबर फरीदाबाद से है, जहां दहेज लोभी पति ने पत्नी पर तेजाब फेंक दिया, जिससे पत्नी की हालत नाजुक बनी हुई है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में महिला को भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। थाना पल्ला एरिया का मामला है, परसों की घटना है। हस्बैंड ने दहेज के चलते अपनी पत्नी से दहेज की डिमांड थी उसके परिवार वालों से, उसमें नोकझोंक हुई और उसमें नोकझोंक के दौरान ही उन्होंने एसिड अटैक कर दिया। कुछ गर्म तेल या और दूसरी चीज़ भी कोई पदार्थ था वो डाल दिया, जिससे उनका चेहरा झुलस गया। उसको बीके हॉस्पिटल एडमिट कराया गया था, वहाँ से उसको सफदरजंग रेफर किया है। पुलिस को सूचना मिली, सूचना मिलती हॉस्पिटल गई है। महिला अनफिट फॉर स्टेटमेंट थी, जिसमें उसके भाई इम्तियाज़ की शिकायत पर आरोपी पति के खिलाफ दहेज और एसिड अटैक की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके आरोपी को अरेस्ट कर लिया है, जिसे आज जेल भेजा जा रहा है। खबर छत्तीसगढ़ के कोरिया से है, जहां पुलिस ने 8,000 की नशीली दवाओं के साथ 3 युवाओं को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही आरोपियों के पास से एक बाइक भी बरामद हुई है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड पुलिस के द्वारा नशीले इंजेक्शनों को पकड़कर कार्रवाई 3 आरोपियों से की गई है। आज मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि मनेंद्रगढ़ की ओर से पल्सर मोटरसाइकिल में 3 व्यक्ति नशीले इंजेक्शन अवैध रूप से बिक्री करने के लिए झगराखंड खूंगा पानी की ओर जा रहे हैं। सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह सर को सूचना दी गई। उनके निर्देशानुसार थाने के सामने अपने स्टाफ के साथ घेराबंदी की गई। घेराबंदी के दौरान मनेंद्रगढ़ तरफ से पल्सर मोटरसाइकिल क्रमांक CG 16CC 0365 में 3 व्यक्ति बैठे हैं, जो पुलिस को देखकर अपनी मोटरसाइकिल वापस मोड़कर मनेंद्रगढ़ भागने लगे, जिनको घेराबंदी का दौड़ाकर पकड़ा।
हरदोई से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक चाचा ने ही अपनी भतीजी की हत्या कर दी है। उसके बाद खुद को भी चाकू मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि हत्या को उस समय अंजाम दिया गया जब युवती सो रही थी। दरअसल आरोपी को मृतका से प्यार हो गया था, लेकिन युवती ने इनकार कर दिया था और इसी के चलते आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। थाना माधवगंज में गांव है धर्मपुर तकिया, जहां के निवासी हीरालाल, इनके द्वारा सूचना दी गई कि आज इनकी बेटी, जिसकी उम्र लगभग 21 वर्ष है, वो घर में सो रही थी। तभी इनका मौसी का लड़का विजय, जो कि सुरसा क्षेत्र का रहने वाला है, वो घर में अचानक दाखिल हुआ और उसके द्वारा लड़की पर प्राणघातक हमला किया गया, जिससे चाकू मारा गया, जिससे लड़की की मौके पर मृत्यु हो गई। और उसके बाद विजय द्वारा, लड़के द्वारा स्वयं अपने को चाकू मार के घायल किया गया। आगे बढ़ते हुए खबर कैमूर से है, जहां आपको बता दें भभुआ रोड स्टेशन के पास एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना की जानकारी होने के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। दरअसल युवक अपने घर से टहलने के लिए निकला था और इसी दौरान रेलवे ट्रैक पार करते समय युवक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जगह बगल के गांव डावा एक है, वहीं का था अजय कुमार सिंह यादव। बाबूजी के नाम है स्वर्गीय मुनीलाल सिंह यादव। ग्राम डावा मोहनिया के रहने वाले हैं। उम्र करीब 40 वर्ष। कब बजे घटना है सर? 4-4:15 बजे हम लोगों को सूचना मिली है। परिजन आ गए उसके शव को? हाँ, परिजन आ गए हैं। उनको पोस्टमार्टम के बाद शव सौंप दिया जाएगा। सुबह 4:45 में ट्रेन से कट गए, क्योंकि हम लोग के सामने ही, गांव के सामने दक्षिण तरफ रेलवे ट्रैक है और ये टहलने के लिए इधर आ रहे थे और पार किए लाइन, उसी दरमियान कट गया। हम लोग को सूचना मिली, पहुंचे, तब तक जीआरपी के सुकमा के एक आदिवासी बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो बच्चा एक गाना गाता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, लोग इस बच्चे के वीडियो से अपना वीडियो बना रहे हैं और अब इस बच्चे को बॉलीवुड के मशहूर गायक बादशाह ने उस बच्चे को न्योता दिया है और उस बच्चे को चंडीगढ़ बुलाया गया है ताकि वो उसके साथ एक रैप तैयार कर सके। जान मेरी जाने मन, मेरे जानो मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। सच्चा मेरा प्यार है, जान तुझी किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। मेरे जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मेवात में सड़कों की दशा और दिशा सुधारने के लिए हरियाणा सरकार 300 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इसमें महत्वपूर्ण और बहुचर्चित सोहना से राजस्थान बॉर्डर तक स्टेट हाईवे और पुन्हाना सिकरावा सड़क के निर्माण समेत अन्य प्रोजेक्ट पर भी ये राशि खर्च की जाएगी और इसी के चलते पुन्हाना उपमंडल की 2 मुख्य सड़कों के निर्माण कार्य की प्रक्रिया टेंडर जारी होने से लोगों में खुशी की लहर है। दोनों सड़कों का निर्माण हरियाणा स्टेट रोड एंड ब्रिजेस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन विभाग करेगा और जिसका विभाग ने टेंडर जारी कर जल्द निर्माण कार्य शुरू करने के आदेश दिए हैं। सरकार मेवात के विकास के लिए पूरी तौर पर दिन रात काम कर रही है और इसके लिए एक नहीं अनेक सड़कों के प्रोजेक्ट जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग थे, उन पे कार्य शुरू है। मेरा कहना यह है कि जो हमारा जो रोड है बीसरू से जाते हुए जो कोर्ट के लिए निकल रहा, तो ये इसका टेंडर छूट गया है, जिसको अब जल्द से जल्द बनाया जाए और जो ये गड्ढे हो रहे हैं इससे हमारे वाहन जो खराब हो जाते हैं और हमें जो बच्चे स्कूल के लिए आते हैं, गांव से पैदल चलकर आते हैं, उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारा कहना यह है कि इसका जो जब टेंडर ही छूट गया है तो इसको जल्द से जल्द बनवाया जाए ताकि हमारी ये सारी परेशानियाँ दूर हो सकें, ये एक्सीडेंट जो कम हो सकें। खेल मंत्री संदीप सिंह ने टोक्यो ओलंपिक में देश की झोली में सिल्वर मेडल आने पर मीराबाई चानू को शुभकामनाएं दी हैं। खेल मंत्री बोले, आज बेशक देश कोरोना से जूझ रहा हो, लेकिन हमारे खिलाड़ी दिन रात मेहनत करके भारत का नाम रोशन कर रहे हैं और साथ ही ये भी उन्होंने कहा, नारी शक्ति किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है।
ये वन महोत्सव का सभी को पहले तो शुभकामनाएं प्रदेश में, पूरे देश भर में। और जिस तरीके से हमने देखा कि सेकंड वेव कोरोना की आई और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत एकदम से हमें ज़रूरत पड़ी, तो उस चीज़ को देखते हुए हमें हर इंसान को, हर व्यक्ति को वन और वृक्ष लगाने चाहिए। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज पूरे प्रदेश भर में ये कार्यक्रम हो रहा है और मैं इसका बधाई का पात्र माननीय मुख्यमंत्री जी को देता हूँ कि पूरे प्रदेश भर में इतना बड़े स्तर पर प्रोग्राम कर रहे हैं। पलवल में 72वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के अवसर पर आज सरस्वती महिला कॉलेज पलवल में जिला स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक दीपक मंगला ने शिरकत की। और इस मौके पर विधायक दीपक मंगला ने पौधारोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस मौके पर राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सीधा प्रसारण दिखाया गया। देखिए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में सारे हरियाणा प्रांत के अंदर पौधारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। आज उसी कड़ी में सारे प्रदेश के अंदर कार्यक्रम करके पौधारोपित किए जा रहे हैं। आज उसी कड़ी में पलवल जिले का पलवल के सरस्वती महाविद्यालय के अंदर पौधारोपण का कार्यक्रम हो रहा है। यह तय किया गया है कि 7 लाख पौधे सारे प्रदेश भर में बढ़ते हुए प्रदूषण को कम करने के लिए लगाए जाएंगे। उसी कड़ी में आज यहाँ भी पौधारोपण का कार्य हो रहा है। ये वन महोत्सव हर साल मनाया जाता है। वन महोत्सव का उद्देश्य ये है कि जो वन विभाग द्वारा पौधारोपण किया जाता है मानसून सीजन में, उसमें वन विभाग तो होता ही है, बाकी जो आम जनता है, बाकी और जो NGOs है, कॉलेजेस है, इन सभी को मिलके एक इस पौधारोपण मुहिम की शुरुआत की जाती है। इसके लिए वन महोत्सव हम हर साल मनाते हैं। तो कितने पौधे लगाए जाएंगे पलवल में? पलवल में हमारा इस साल उद्देश्य है लगभग 7.5 लाख पौधे लगाए जाएंगे अलग अलग, जिसमें वन विभाग खुद करीब 3 लाख पौधे लगाने वाला है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए खबर यूपी के गाजियाबाद से है, जहां साइबर सेल और कोतवाली पुलिस ने पॉलिसी मैच्योर और पॉलिसी पर लोन कराने के नाम पर फर्जी बैंक खातों में पैसा डलवाकर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। साथ ही गिरोह के 30 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इनके कब्जे से 19 फोन, 14 कोडलेस वॉकी समेत कई दूसरी चीजें बरामद हुई हैं। एक सागर नाम के व्यक्ति की एक एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी थाना कोतवाली पे, जिस पे अभियोग पंजीकृत किया गया था कि उन्हें पॉलिसी कराने के नाम पे ठगी की गई थी उनसे। इस पे SPCT सर की सर्विलांस टीम को और साइबर सेल को और कोतवाली पुलिस को एक्टिवेट किया गया था, जिसके आधार पे एक फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है। वहीं मैनपुरी की थाना एलाऊ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एलाऊ पुलिस ने हत्या के आरोपी को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है। CO सिटी अभय नारायण रॉय ने मैनपुरी के पुलिस लाइन परिसर में प्रेस वार्ता कर पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया है और जानकारियां दी हैं। पुलिस ने बताया कि अवैध संबंधों के चलते महिला की हत्या की गई है। अचानक 22 तारीख में एक सुबह सूचना थाना पुलिस क्षेत्र को प्राप्त हुई कि ग्राम सलेमपुर पड़ीना में एक बॉडी गिरी हुई, गट्ठर से गिरी हुई है। इस पर पुलिस जाकर के उस गट्ठर को खोल करके देखी तो देखने के साथ उसमें मिला कि एक महिला का शव है। उसको शिनाख्त कराने का प्रयास शुरू किया गया। शिनाख्त की कार्रवाई करने के क्रम में जो पता चला कि ये औंग एक गांव है जो थाना क्षेत्र एलाऊ में ही पड़ता है। वहाँ पर दीपू गुप्ता नाम का एक लड़का है, उसी के साथ पिछले 3 साल से रह रही थी। आगे बढ़ते हुए खबर यूपी के एटा से है, जहां नाबालिग युवती को अश्लील वीडियो भेजने के मामले में युवती के पिता ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए SSP को प्रार्थना पत्र दिया है, लेकिन पीड़िता के पिता के पत्र पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साथ मेरी लड़की के फेसबुक मैसेंजर पर गौरव प्रताप पुत्र मुकेश रहने वाला गांव झीमरा थाना चंपा जिला हाथरस का है, उसकी ननिहाल मेरे गांव में है। कौन से गांव? वो है का गंदे फेसबुक मैसेंजर पर फोटो डालता है। इसकी कार्रवाई मैंने 18 तारीख को थाने सकरौली में की थी। देवास के भौरासा थाना पर आबकारी सब इंस्पेक्टर ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर जमकर उत्पात मचाया और यही नहीं, पुलिस जवानों के साथ उन्होंने मारपीट भी की। मामले में पुलिस ने आबकारी सब इंस्पेक्टर कैलाश चंद्र रोईवाल समेत 8 नामजद और अन्य आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है और बताया जा रहा है कि पूरे घटनाक्रम के दौरान आरोपी सब इंस्पेक्टर की
डीएसपी बेटी भी वहां मौजूद थी और जिसे बचाने का आरोप भी पुलिस पर लग रहा है। हालांकि मामले में पुलिस के आला अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। सरकारी संस्थान है, समिति सचिव श्री महेश पदस्थ थे। उनके खिलाफ मिर्जा अयूब बेग निवासी 119/2 मोती बंगला देवास में एक लिखित आवेदन शिकायत कर दिया है। महेश जैन सचिव सेवा सहकारी संस्था मर्यादित राजौता एवं दिलीप नागर भूतपूर्व पर्यवेक्षक। देवास के सेवा सहकारी संस्था में गबन का मामला सामने आया। संस्था के प्रबंधक ने आरोप लगाते हुए संस्था के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस की माने तो संस्था के पूर्व मैनेजर और पूर्व सचिव पर फर्जी किसानों के हस्ताक्षर कर करीब 18 लाख रुपए का गबन किया गया है और जिनके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। तो पूर्व मैनेजर और पूर्व सचिव पर ये आरोप लगे हैं। फिलहाल फर्जी हस्ताक्षर कर ये गबन किया गया है। ये पूरा मामला जो है, अब इस पूरे मामले में प्रकरण दर्ज करवाया गया है और इस पूरे मामले की जांच चल रही है। सरकारी संस्थान है, समिति सचिव श्री महेश पदस्थ थे। उनके खिलाफ मिर्जा अयूब बेग निवासी 119/2 मोती बंगला देवास में एक लिखित आवेदन शिकायत कर दिया है। महेश जैन सचिव सेवा सहकारी संस्था मर्यादित राजौता एवं दिलीप नागर भूतपूर्व पर्यवेक्षक। भोपाल में 24 घंटे से हो रही भारी बारिश के कारण ग्राम ललरिया बैरसिया थाना अंतर्गत पुलिस चौकी में पानी भर गया। आपको बता दें कि चौकी परिसर में 3 फीट तक पानी भरा रहा और मौसम विज्ञान केंद्र में पिछले दिनों मध्य प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई थी और इसी के बाद से लगातार तेज बारिश हो रही है। भोपाल में होशंगाबाद रोड पर सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। होशंगाबाद रोड पर एक कार की ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई और जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के वक्त कार सवार शराब के नशे में था, जिसके चलते ये भीषण हादसा हुआ है। टक्कर इतनी तेज हुई कि एक्सीडेंट में 5 लोग कार में बुरी तरह फंस गए थे, जिसके बाद जेसीबी आयरन कटर से कार में फंसे हुए लोगों को निकाला गया, उनकी डेड बॉडी को निकाला गया और इस घटना पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया है। फिलहाल आपको बता दें कि हादसे में मारे गए सभी कार सवार भोपाल के अवधपुरी के रहने वाले थे। ये लोग जा रहे थे, ट्रक आगे था, ट्रक को आगे स्टूडेंट लैंडमार्क पे जो कटमार्च है जहाँ पे होशंगाबाद रोड पे, उस कटमार्च से इसको यू टर्न लेना था। ये जब यू टर्न ले रहा था, पीछे से जो I-20 कार आ रही थी, अचानक इसके उसमें बैक में तेजी से घुस गई और इस पर कहीं कहीं ट्रक चालक की भी लापरवाही है। इसके द्वारा एक यू टर्न लिया गया, ठीक से देखा नहीं गया। इसके आधार पर इसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करके इसके जो हमारी विशेष टीमें लगी थी, रात से जब से घटना हुई भाग गए थे जो लोग, ट्रक और कंडक्टर दोनों को। और बात करेंगे पलवल के गांव बढ़ा में ITI के छात्र की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। सदर थाना पुलिस ने मृतक छात्र के पिता की शिकायत पर 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सभी आरोपी पुलिस गिरफ्त से फरार हैं। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर और छानबीन शुरू कर दी है। वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। बिल्कुल मर्डर हुआ है ये बड़ा गांव में, लेकिन इसके जो है ना अभी उसका वो नहीं आया सामने, रंजिश क्या थी। इससे हत्या की गई है, कितने लोग इसमें शामिल? इससे चाकू से हत्या की गई है, इसमें 4 लोग शामिल बताइए।
लिखाई है FIR के अंदर। तो अभी किसी की गिरफ्तारी हो पाई? गिरफ्तारी अभी तक हुई नहीं है, प्रयास जारी हैं। किसकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया है? ये मेहर चंद लड़के के पिताजी की शिकायत। बोकारो के कसमार प्रखंड मुख्यालय से सटे एक अर्धनिर्मित कुएं में गांव के ही एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। युवक 5 दिनों से लापता था। युवक के पिता ने कसमार थाने में 21 जुलाई को बेटे के गायब होने की सूचना भी दर्ज कराई थी। शव को बोरे में हाथ पैर बांधकर पत्थर के सहारे कुएं में फेंका गया और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं पुलिस मामले की जाँच कर रही है। भोपाल के खजुरी थाने क्षेत्र में बोरी में बंद मिली लाश से इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि भौरी में बस्ती के अंदर रहवासी इलाके में नाले के पास झाड़ियों में एक शव मिला, जिसके बाद खजुरी पुलिस ने अज्ञात शव की शिनाख्त कर ली है। पुलिस के मुताबिक मामला पंजीबद्ध कर अब पुलिस जांच कर रही है। एक और हो चुका साइबर में दर्ज हुआ। ये तो अभी नहीं थाली का ऑनलाइन थाली ऑफर का। झज्जर के बीकानेर चौक पर स्थित शहीद रमेश मॉडल संस्कृति स्कूल के रूम में अचानक आग लग गई और घटना के दौरान पहले से ही स्कूल में मौजूद स्टाफ सदस्यों ने जब कमरे में धुआं उठता देखा तो उन्होंने तुरंत ही घटनास्थल की ओर भागकर स्कूल में रखे सेफ्टी सिलेंडरों से आग पर काबू पाया और फिलहाल घटना की जांच की जा रही है। घटना के दौरान ये भी एक सुकून की बात रही कि रविवार छुट्टी का दिन होने की वजह से स्कूल स्टाफ सदस्य किसी मामले को लेकर बैठक कर रहे थे और बच्चे वहां पर मौजूद नहीं थे। उसी दौरान ही ये घटना हुई। वहां पर स्टाफ मौजूद था, जिसकी वजह से जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया। गढ़वा जिले के धुरकी में अज्ञात अपराधियों ने हथियार के दम पर जमकर उत्पात मचाया है। अपराधियों ने सड़क निर्माण करा रही कंपनी VRS के घघरी गांव में स्थित कैंप कार्यालय पर धावा बोलकर कई वाहनों को फूंक दिया और आपको बता दें कुछ वाहनों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया। अपराधियों ने कंपनी से 1 करोड़ रुपए के लेवी की मांग की थी और कंपनी के कर्मचारी ने बताया कि लगभग 2 करोड़ का नुकसान अपराधियों ने किया है। वहीं पुलिस ने कैंप पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से आयोजित हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा वर्ष 2021 का परिणाम ऑनलाइन घोषित किया और इन परीक्षाओं में रिजल्ट 97.43% रहा है। इसमें उत्तीर्ण छात्राओं का प्रतिशत 98.06 और छात्रों का प्रतिशत 96.69 रहा है। और इस मौके पर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय और द्वारिकाधीश यादव समेत अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। दिल्ली के शकूरपुर इलाके में भारत की प्रमुख नदियों को स्वच्छता की ओर ले जाने को लेकर एक संवाद और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई बुद्धिजीवियों ने हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम में सभी ने अपने विचार रखे और बताया कि किस तरीके से गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी विशाल नदियों को स्वच्छ किया जा सकता है। कार्यक्रम में रामाशीष राष्ट्रीय संगठन मंत्री, गंगा समग्र न्यास और नंदिता पाठक समेत कई लोग मौजूद रहे। जल ही एक जीवन है, इसको लेकर एक अभियान चलाया गया है जो बता दे कि गंगा, जमुना, सरस्वती बहुत ऐसी नदियां हैं जो गंदगी से अम्बाड़ है। उसके लिए एक अभियान चलाया गया। हमारे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जो महामंत्री हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर इस मकसद का क्या है महत्वपूर्ण। जल ही एक जीवन है, जल है तो जीवन है, किस तरह से प्रभाव है जो आप लोग एक अभियान चलाएं, उसका क्या महत्वपूर्ण रहेगा। जल ही जीवन है भी आप स्वयं कह रहे हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन जल ही आज के सारे आर्थिक गतिविधियों का भी आधार है। उदाहरण के लिए बिना विद्युत के कोई भी आर्थिक गतिविधि चल नहीं सकती है। विद्युत चाहे जल विद्युत हो, चाहे ताप विद्युत हो, चाहे एटॉमिक विद्युत हो, सबका आधार पानी ही है।
इसलिए इस जल को बचाना, इसको संरक्षित करना और उसके लिए नदियों को बचाना, उनको संरक्षित करना बहुत ही आवश्यक है। उस अभियान की बात करें तो सर, आप जगह जगह जो अभियान चलाए हैं, इसमें कितने लोग जुड़े हुए हैं और किस तरह से इसका प्रभाव पड़ रहा है? हमारा ये इधर लगभग 14 प्रांतों में काम चल रहा है और सभी जगह अनेक घाटों पर काम चल रहे हैं। घाटों के निर्माण नमामि गंगा की ओर से हो रहा है, उसकी साफ सफाई, उसकी रख रखाव ये गंगा समग्र जगह जगह कर रही है। ये संपूर्ण गंगा बेसिन में चल रहा है। हमारे साथ थे राष्ट्रीय महामंत्री जी, जो बताती है कि किस तरह से गंगा जमुना स्वच्छ रखना और किस तरह से है जिम्मेदारी बनती है गंगा जी में ना डाले। कुछ ऐसा तथ्य है कि उस जगह ना डाल के आप पूरे दान में डाले। संजय सिंह, नेटवर्क 10, दिल्ली। नगर पालिका क्षेत्र गोपेश्वर में लंबे समय से आवंटित कुछ दुकानों और आवासों का किराया जमा न करने पर नगर पालिका ने कार्रवाई की और दुकानों के साथ आवासों को भी सीज कर दिया है। आपको बता दें कि नगर पालिका ने साल 2016 में दुकानें और आवास आवंटित कर रखे थे। वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद गोपेश्वर के साथ साथ देहरादून में भी कड़ी निंदा हो रही है। वहीं चमोली प्रेस क्लब के अध्यक्ष ने इस कार्रवाई को बदले की कार्रवाई बताया है, तो वहीं श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के इस कार्रवाई को बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया है। वरिष्ठ पत्रकार भागीरथ शर्मा ने कहा कि इस पर कार्रवाई को करने से पहले नोटिस जरूर जारी होना चाहिए था और कांग्रेस ने भी इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। दो साल से हम कोरोना से वैसे मर रहे हैं। जी देखिए, पूरा मामला ये है कि 3 सालों से डीएम चमोली में है और उनके और कार्यों को हमें ज़्यादा उस पर नहीं कहना, लेकिन 3 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई गई, जबकि नियम है कि हर 3 महीने बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सरकार की जो कार्य हैं, अच्छे कार्य हैं, उनका प्रेस मीडिया के माध्यम से जनता पे रखेंगे। दूसरी बात, प्रेस उत्पीड़न समिति जो बनी है उसकी एक भी बैठक नहीं हुई है, उसका गठन को भी इन्होंने हिला हवाली करी है जो कुल मिलाकर। और दूसरी बात है कि प्रेस क्लब के बगल में जो है एक शर्त पर एक पार्किंग बनी थी और ये था कि प्रेस क्लब के कुछ उसमें प्रस्तावित भूमि उसको ली गई थी और उसमें ये था कि सारे पत्रकारों को निःशुल्क कमरे कक्षा लाट होंगे। जो सरकारी आवास हैं वो सरकारी पब्लिक प्रॉपर्टी है और उनके आवंटन की प्रक्रिया होती है और निश्चित रूप से वो सरकारी कर्मचारियों या अधिकारियों का प्राथमिकता से उन आवंटन होता है। लेकिन कदाचित मामलों में, आज नहीं, जब हम लखनऊ में होते थे तो पत्रकारों को लखनऊ में भी आवास आवंटित होते थे और उत्तराखंड में भी कई पत्रकारों को आवास मिले जो ज़रूरत के हिसाब से देखा गया। और सरकार को यह अधिकार होता है कि वो किसी ज़रूरतमंद को जो जनता के लिए काम करते हैं उनको आवास आवंटित करती है। अभी क्यों आ रहे हो? 19 में आ जाते, हम नहीं करते दुकान, आते ही नहीं हम यहाँ पे। इतने साल से आज नगर पालिका जागरूक आज क्यों आया आप लोग ही बताओ। आज तक 100 रखा है नगर पालिका। आना था पहले आ जाते, 2018 से नहीं दे रहे। अरे आज से पहले नगर पालिका दुकानें बेचने में लगी तो थी। हाँ ये भी सही। इसको 5 देना, इसको 10 देना, कर क्या नगर पालिका मस्त हो रखे किराए के लिए उन्होंने हमसे ही बताओ। कुछ नहीं, जिसको मिल रहा है व्यापारी मिल रहा है, बताने के लिए कुछ नहीं। हम ऊपर पैसे दे देते। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। जिसके भी संरक्षण में या जिसके भी निर्देशों पर इस तरह की कार्रवाई की गई है, मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूं, इसलिए क्योंकि इस वक्त आपत्तिकाल चल रहा है, इस वक्त विपदा का समय चल रहा है और कोरोना संकट में सबके लिए दिक्कत आ रही है। किसी के लिए रोजी रोटी की दिक्कत आ रही है, किसी के लिए रोजगार की दिक्कत आ रही है, किसी के लिए घर का किराया देने में प्रॉब्लम आ रही है। तो हमें संवेदनशीलता रखते हुए, मानवीयता रखते हुए कहीं ना कहीं उन लोगों के बारे में सोचना होगा। और इस तरह से अगर आप आनन फानन में बिना नोटिस दिए लोगों को घर खाली करवा रहे हैं तो ये कतई काबिल बर्दाश्त नहीं है। और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने भी ये किया है उनको इस तरह के आदेश वापस लेने चाहिए और कुछ दिन की मियाद दी जानी चाहिए। 2016 से वर्तमान समय तक जिन दुकानों के विरुद्ध आज कार्रवाई हुई, इनके द्वारा न कोई किराया जमा किया गया, न कुछ किया गया, उल्टा कभी किसी को किराए पे दे रखा है। अपने को तो वहाँ से किराया ले रहे लेकिन यहाँ किराया जमा नहीं कर रहे थे, जिसके उपरांत आज ये कार्रवाई करनी पड़ी।
दूसरी चीज़ यह है कि अब यह है कि जो गरीब व्यक्ति है, जो छोटी सी कमाई करके उस दुकानों में चलाता है, वो तो किराया मालिक को दे रहा है, लेकिन मालिक हमको नहीं, नगर पालिका को नहीं दे रहा है। इसलिए आज नगर पालिका द्वारा ये कार्रवाई की गई। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।